नमस्कार, आदाब। मैं शर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। बैकफुट पर ममता बोली, प्रदर्शनकारियों पर नहीं लगेगा कोई एक्ट, पुलिस काम पर लौटाओ। शिमला के बाद अब मंडी में बजट को लेकर तनाव, हिंदू संगठनों का बड़ा ऐलान। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी की बुलडोजर नीति और ठोको नीति पर उठाए सवाल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने पर आपकी आई प्रतिक्रिया, मनीष सिसोदिया ने जताई खुशी। भाजपा मांग रही केजरीवाल का इस्तीफा, कहा जब सीएम का काम नहीं कर सकेंगे तो वो मुख्यमंत्री क्यों। जीतन राम मांझी ने बताया देशद्रोही, तो पप्पू यादव ने दिया जवाब, कहा राहुल गांधी ने बात कही है सही। ट्रंप बोले अब दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में नहीं लूंगा हिस्सा, पहली में कमला हैरिस से जीता। अब समाचार विस्तार से। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में ममता सरकार बुरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। सीएम ममता बनर्जी अब कह रही हैं कि वो शहर और यहाँ के लोगों के लिए न्याय चाहती हैं। इसके लिए वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। उनका कहना है कि लोगों की खातिर पद छोड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। उनको सीएम पद नहीं चाहिए। वो आरजीकर अस्पताल में मारी गई डॉक्टर के लिए न्याय चाहती हैं। उन्होंने ये उम्मीद जताई कि लोग इसको समझेंगे। उन्होंने डॉक्टर्स से काम पर वापस लौटने की अपील की। दरअसल गुरुवार को ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टर्स के बीच बातचीत होनी थी, जो कि हो ही नहीं पाई। हड़ताली डॉक्टर्स से बात करने के लिए ममता बनर्जी 2 घंटे तक का इंतजार करती रहीं, लेकिन वे बातचीत के लिए आए ही नहीं। कोलकाता में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच ममता बनर्जी बैकफुट पर आ गई हैं। वह विपक्ष के लगातार निशाने पर हैं। आक्रोशित लोग ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं। अब लोगों के आक्रोश को शांत करने और सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए ममता बनर्जी न्याय की बात कर रही हैं। दरअसल सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दुर्गा पूजा आने को है, लेकिन विरोध प्रदर्शन की वजह से शहर में ट्रैफिक की समस्या हो रही है और बिजनेस भी प्रभावित हो रहा है। ममता ने कहा, मैं इंतजार कर रही हूं और सिर्फ इंतजार कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने। मैं उनका समर्थन करने वाले सभी लोगों का समर्थन करती हूं। हम आम लोगों के लिए भी न्याय चाहते हैं। लोगों को इलाज की जरूरत है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं। 3 दिन में समस्या का समाधान न कर पाने के लिए मैं बंगाल की जनता से माफी मांगती हूं। मैं डॉक्टर से काम पर वापस लौटने की अपील करती हूं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि शिमला में जिस मस्जिद से पूरा मामला जुड़ा है, मुस्लिम समुदाय ने आयोग से अतिरिक्त मंजिलों को खुद गिराने की इजाजत मांगी है। किसी भी तरह का अवैध निर्माण, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इस पर कार्रवाई होगी। हमारे अगर वो अवैध बनी होगी तो हम आयुक्त से ये मांग करते हैं कि इन्हें गिराने की हमें इजाजत दे दी जाए। तो वो कानूनी प्रक्रिया की, क्योंकि कोर्ट में वो केस लगा है और जो भी कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हिमाचल की संस्कृति सर्वधर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति भी सर्वधर्म भाव की है। किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दायित्व किसी समुदाय को भी नहीं है, ना सरकारों को है, ना किसी राजनीतिक दल को है। हम सब लोग मिलकर हिमाचल में जो सौहार्द का वातावरण है उसको बनाए रखने के लिए संकल्प है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 2 अलग अलग याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राहत दी है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत दी है। इधर केजरीवाल की जमानत पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि हेमंत सोरेन के बाद अरविंद केजरीवाल इस जमानत का स्वागत है। उन्होंने कहा है कि ये मोदी सरकार पर तमाचा है, जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और भय आतंक का माहौल बना रखा है। सरकार सबका साथ ले और विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करना बंद करे। जन्नतेदार करारा तमाचा है ये मोदी सरकार पर, जो अपने जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जांच की, उनका दुरुपयोग एक फ्रंटल संगठन के तौर पर करके पूरी तरह इस देश में भय आतंक का वातावरण कायम कर रही थी। केजरीवाल जी का ये जो फैसला आया है
काफ़ी विस्तार से है, सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ये फैसला आया है। क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का सर्वसम्मत का फैसला है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं भाजपा इससे सबक सीखे। मोदी जी, आपकी सरकार सबक सीखे। लोकतंत्र में विरोधी नेताओं को इस तरह प्रताड़ित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में एसटी समुदाय के लिए काम कर रही है, जबकि बीजेपी उनके विकास का विरोध कर रही है। उमर अब्दुल्ला कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। मीडिया से उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर के साथ हुए अन्याय का जवाब देना होगा। जम्मू में, कश्मीर में हर तरफ आप देखें तो लोग मायूस हैं, परेशान हैं। इस परेशानी से, इस मायूसी से बचने का एक ही तरीका है। बीजेपी और जो बीजेपी की मदद करने की तैयारी कर रहे हैं 8 अक्टूबर के बाद, उनको इस इलेक्शन में शिकस्त दिलवानी है। और उसके लिए फ्री पोल अलायंस के तौर पे हमने अपने आप को लोगों के सामने पेश किया है, ये साबित करने के लिए कि हम ही लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। बाकी किसी न किसी रूप में बीजेपी की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद के बाद अब मंडी के जेल रोड में भी मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर तनाव है। हिंदू संगठनों ने आज मंडी शहर में प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है और इसी कड़ी में हिंदू संगठनों के लोगों ने सड़क पर उतरकर काफ़ी प्रदर्शन किया। इसको लेकर पुलिस ने सख्ती की है। और है यहाँ पे आज कुछ संगठनों द्वारा कि यहाँ पे आज इकट्ठा होना है। वी हैव नो फॉर्मल कम्युनिकेशन रिगार्डिंग इट, लेकिन हमें भी अलग अलग माध्यम से मालूम पड़ा है कि यहाँ पे आज इकट्ठा होने की कॉल ली गई है। उस चीज़ को देखते हुए पुलिस ने पर्याप्त अरेंजमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे किए हैं। हमारा मेन एम है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, किसी भी तरह की कोई वायलेशन नहीं होने देनी है। इफ समबडी इज कमिंग, किसी का कोई पॉइंट है पीसफुली की आके बताना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट लॉ एंड ऑर्डर हैज टू बी। कितनी फोर्स जो वो डिप्लॉय की गई है मंडी शहर में या सराउंडिंग में, और कहाँ पे आपकी तरफ से जो वो नाकेबंदी की गई है? मंडी शहर में करीब 300 के करीब जो है हमारी फोर्स डिप्लॉयड है। नाकेबंदी की बात करें तो मंडी टाउन के जो एंट्रेंस पॉइंट्स हैं उसमें लार्जली हमने नाकाज लगाए हैं फॉर रूटीन चेकिंग, एंड दैट इज मोस्टली। जिस प्रकार से बीएनएस की धारा 163 लगाई गई है, क्या इस स्थिति में जो है किसी प्रकार का प्रोटेस्ट अलाउ रहता है, या अगर प्रोटेस्ट होता है तो क्या कुछ एक्शन जो है वो पुलिस की तरफ से लिया जाएगा? देखिए, जो 163 की धारा लगाई गई है उसमें असेंबली ऑफ पीपल, ज़्यादा जो इकट्ठ है वो अलाउड नहीं होता है। प्रोटेस्ट तो फिर बाद की बात है, अगर उसकी वायलेशन की जाती है देन वी कैन टेक एक्शन। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर बीजेपी को घटघरे में लेते हुए कहा है कि अगर मंगेश यादव अपराधी था तो क्या उसको मार देंगे? मारने का लाइसेंस है भारतीय जनता पार्टी के पास है क्या? अगर वो आरोपी था तो उसको पकड़कर अदालत में पेश करना चाहिए था। ये बुलडोजर नीति और ठोको नीति नहीं चलेगी। बड़ी स्पष्ट सी बात है कि जाति और धर्म देख करके उसके आरोपों को अपराध बनाने के मारने का जो फैशन चल पड़ा है, आज नहीं कल इसकी जांच होगी, सब जद में आएंगे और सब पर सजा होगी। आप बड़ा स्पष्ट है, उसको जाति देख करके किसी को, धर्म देख करके किसी को, उसके आरोपों को अपराध बना करके ये जो मारने का एक वो चल पड़ा है, फैशन चल पड़ा है, आज नहीं कल जांच होगी, सब जद में आएंगे और सब सजा पाएंगे। भाई हमने तो आज तक कभी कोई इनकाउंटर किया तो नहीं, इनकाउंटर तो होता है डीजीपी साहब, इनकाउंटर हुआ या किया, आपके यही शब्द अपने आप में बता दे रहे हैं कि ये क्या नाम हत्या है, ये पुलिस ने पकड़ के मारा है, ये अपने आप उसकी मां के आरोप बता रहे हैं, तमाम उसके साक्ष्य बता रहे हैं। उसकी मां कहती है कि साहब 10 बजे वो 90 किलोमीटर दूर अपराध स्थल से जहां पर इनकाउंटर किया, उस स्थल से 90 किलोमीटर दूर अपनी बहन की फीस जमा कर रहा था। जिस मोटरसाइकिल की आप बात कर रहे हैं, उस मोटरसाइकिल के पीछे तमाम विवाद बताए जा रहे हैं कि 8 दिन पहले चोरी हुई। दिल्ली शराब घोटाला मामला केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को आज जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आ जाएंगे। वो बीते 177 दिनों से जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने में सिंघवी की दलीलें काम कर गईं। अरविंद केजरीवाल ने जमानत के साथ साथ अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। भारत में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत के बारे में नहीं, इस देश के लोगों को आश्वासन के रूप में भी बहुत बड़ा संदेश दिया है
कि कोई भी तानाशाह आके कोई तानाशाही करे, आप चिंता मत करिए, संविधान का सुरक्षा कवच इस देश के हर आम आदमी के ऊपर है। दूसरा, आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से यह भी साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो साजिश रची थी कि पहले ईडी से गिरफ्तार कराइए और जब ईडी से जमानत मिलने वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी, ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाएं उनको रोकने के लिए थी। तीसरा, ये भी महत्वपूर्ण है कि आज के बाद, आज से इस सारे घटनाक्रम से, और जहां तक मैं देखता हूं हम सब लोग केजरीवाल जी से जुड़े हुए लोग हैं, केजरीवाल जी के ऊपर भगवान राम की कृपा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी वैध है, उन पर आरोप वैध हैं। केजरीवाल को सशर्त जमानत मिलना कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि मुकदमा चलेगा और उन्हें शीघ्र लंबी सजा होगी। जिन शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है उनके चलते केजरीवाल को जमानत बेशक मिल गई हो, पर उन्हें अब मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकेंगे तो वो मुख्यमंत्री क्यों? अगर वो सच्चे हैं तो ये शर्त क्यों, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? जो चारा घोटाले में आरोपी रहे हैं, इनको भी जमानत मिली थी, लेकिन बाद में कन्विक्शन हुआ तो जेल में सजा काटनी पड़ी। तो अरविंद केजरीवाल भी कोई अपवाद नहीं है। एक बार जांच चल रही है, कोर्ट के सामने चीजें हैं, और मुझे लगता है जिस दिन कन्विक्शन होगा अरविंद केजरीवाल या इनके बाकी साथी, उनको भी सजा मिलेगी। जितनी शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से जमानत, जिस तरह की शर्तें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं कि एक मुख्यमंत्री अपने कार्यालय नहीं जा सकता, एक मुख्यमंत्री कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकता, एक मुख्यमंत्री विदेश की यात्रा नहीं कर सकता, और एक मुख्यमंत्री इस केस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, तो फिर अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि इतनी गंभीर टिप्पणियों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। इसलिए हम तो ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आपको तुरंत इस्तीफा देना। के नेता सुनील सिंह साजन ने कहा है कि सुल्तानपुर में मंगेश यादव की हत्या के मामले में पुलिस से बुरी तरह से फंस गई है, सरकार फंस गई है। भाजपा के सभी लोग पुलिस का बचाव कर रहे हैं। हत्या के बाद जिसकी मोटरसाइकिल है उसे एफआईआर दर्ज करवाई गई कि मोटरसाइकिल कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी। हमारी जानकारी के मुताबिक पुलिस ने चांदी पर सोने के पर चढ़ाकर ये पेश किया है। जब सवाल माननीय अखिलेश यादव जी ने उठाया कि अगर आपने अपराधियों को पकड़ लिया है तो उस लुटेरे जिसका सामान लूटा गया था उसका सामान पुलिस ने वापस नहीं किया। अब जानकारी ये आ रही है कि पुलिस ने लुटे हुए सामान से ज्यादा सामान वापस कर दिया है, लेकिन हमारी जो अपनी जानकारी है कि चांदी पर सोने का लेयर चढ़ा करके उसको दे आए हैं, और पुलिस दबाव दे रही है कि आपको दिखाना नहीं है और किसी को बताना नहीं है कि ये सोना है कि चांदी है। अगर उसकी जांच हो जाएगी तो ऊपर सोना लग रहा है और नीचे चांदी है। सरकार और पुलिस इस हत्याकांड में पूरा फंस गई है। जब कभी इसकी जांच होगी तो हमें भरोसा और उम्मीद है कि जितने हत्यारे हैं ये सब के सब सलाखों के पीछे जाएंगे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन टूटने की वजह पर अब जुबानी जंग तेज हो गई। मायावती के आरोपों पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया था। इसके बाद बीएसपी चीफ ने फिर आज जवाब दिया है। अब मायावती के करीबी सतीश चंद्र मिश्रा भी सियासी मैदान में आ गए हैं। सतीश ने कहा है कि मैं सभी को ये अवगत कराना चाहता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन टूटने की वजह सपा मुखिया खुद हैं, जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने अपनी पार्टी द्वारा जारी की गई पुस्तिका में लिखा है। बीएसपी ने कहा कि फोन पर सपा प्रमुख से बात नहीं कराई गई, फिर भी आदरणीय बहन जी ने बड़े होने के नाते सपा प्रमुख को फोन करके हौसला देने की कोशिश की थी, लेकिन वो फोन पर नहीं आए और इसका परिणाम यह रहा कि बीएसपी को गठबंधन तोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा सपा प्रमुख का यह व्यवहार समाज के दलितों, वंचितों एवं शोषितों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला था। बीएसपी सिर्फ वोट ट्रांसफर करवाने के लिए नहीं है, बल्कि देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज के हितों में विचार एवं काम करती है। जो लोग इस संबंध में आदरणीय बहन जी पर टिप्पणी कर रहे हैं वो पहले अपना व्यवहार याद कर लें। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने राज्य में बड़ी जीत दर्ज की थी। हालांकि चुनाव के बाद दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन अब गठबंधन टूटने की वजह पर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है।
यूपी में पिछले 2 दिनों से कई इलाकों से भारी बारिश देखने को मिल रही है। इसका खासा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रिज क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। वहीं बारिश की वजह से कई जगहों पर जनहानि भी हुई है, जिसमें कहीं दीवार गिरने से तो कहीं वज्रपात से लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश हाथरस में देखने को मिली है। हाथरस में सबसे ज्यादा 186 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं बुलंदशहर और संभल में भी भारी बारिश हुई है। इस बारिश के कारण ब्रज मंडल में सबसे अधिक मौत हुई है, जहां मैनपुरी में 5 मौतें हुई। मुरादाबाद मंडल में एक मकान की दीवार गिरने से 2 मासूमों की जान चली गई। कासगंज में 3 लोगों की मौत हुई है। एटा और मथुरा में 2-2, फिरोजाबाद और बुलंदशहर में 1 की मौत हुई है। इसके अलावा कन्नौज, झांसी, फर्रुखाबाद में भी मकान गिरने की घटनाएं हुई हैं, जिस कारण 1 लोग की जान चली गई। वहीं बांदा में आकाशीय बिजली से भी किसान की मौत हुई है। इटावा में दीवार गिरने से वृद्धा की मौत हो गई। वहीं अलीगढ़ में 16 मकान ढह गए, जिसके कारण 1 व्यक्ति की मौत हो गई है, कई घायल हुए हैं। इसके अलावा पूर्वांचल के चंदौली, आजमगढ़ में भी आकाशीय बिजली गिरने से 1 बच्चे समेत 2 की मौत हो गई है। बारिश के कारण कानपुर मंडल के कन्नौज जिले के जगतपुर क्षेत्र में कई पेड़ और पोल गिर गए। कन्नौज, झांसी और फर्रुखाबाद में घर गिरने की घटनाएं हुई हैं। लखनऊ और आसपास के जिलों में भी जोरदार बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। बरेली मंडल के सभी जिलों में भारी बारिश हुई है, जिस कारण पिछले 19 साल का रिकॉर्ड टूटा है। वहीं ताजमहल के मुख्य गुंबद से भी गुरुवार को पानी टपकने की सूचना है। प्रदेश में हुई बारिश के कारण जनहानि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है और दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल देने का निर्देश दिया है। कथित आबकारी नीति घोटाला में सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। इस जमानत पर एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी में खुशी है, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। मनोज झा ने कहा है कि ये तो होना ही था, ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस बीजेपी के ऑफिस में फेक बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। तो एक संदेश तो साफ गया है, बाज आइए, क्योंकि कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे, ये एजेंसीज आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगी। तभी भी हमें बुरा लगेगा, क्योंकि वेंडेटा नहीं, पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आज ये स्वागत योग्य है और मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी, उनकी पूरी लीगल टीम को बहुत बहुत बधाई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा है कि कोई रात को सपना देखता है, तेजस्वी यादव दिन में ही सपने देख रहे हैं। शराबबंदी पर उन्होंने कहा है कि शराबबंदी पर हमने हमेशा कहा है कि शराबबंदी खराब नहीं है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में गड़बड़ी हो रही है। नीतीश कुमार ने 3 बार शराबबंदी की समीक्षा भी की है, चौथी बार समीक्षा करने की जरूरत है। और शराबबंदी को लेकर लगातार जो है आप जेडीयू के नेता कई जो पकड़ा रहे हैं। देखिए, शराबबंदी के बारे में हम सदा कहा है कि शराबबंदी कोई खराब नहीं है। हम लोग सब मिलकर के शराबबंदी का प्रस्ताव बिहार में लिया था, तो हम उसको खराब कैसे कहेंगे। लेकिन उसके क्रियान्विति में, एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी हो रही है, और वो गड़बड़ी हो रही है कि गरीब तबके के लोग अगर पाव भर भी कहीं सेवन कर लिया तो ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाता है, जेल भेजा जाता है। और दूसरे तरफ जो हजारों हजार लीटर। पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के एक पोस्ट का जवाब दिया है। दरअसल जीतन राम मांझी ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा था कि राहुल गांधी का बयान देशद्रोही का बयान है, उन पर मुकदमा चलना चाहिए। इस पर अब पप्पू यादव ने कहा है कि जीतन राम मांझी हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पप्पू यादव ने कहा है कि राहुल गांधी ने सही बात कही है, राजनीतिक परिपक्वता से नहीं चलती है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हम इकोनॉमी की, हम चुनाव की बात करेंगे ही, करना ही चाहिए। जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया को टाला जा रहा है, महाराष्ट्र को टाला गया, वायनाड को टाला गया, कई विधानसभा के चुनाव को टाला जा रहा है। मतलब आपके मुताबिक हो तो चुनाव हो, और अगर ना हो तो चुनाव ना हो। जैसे देश में हम चले जाते हैं, हम रूस और यूक्रेन के झगड़े के बीच में हम पड़ जाते हैं, यूक्रेन से मिलने चाहिए, तो हमारे देश की क्या स्थिति होती है। जो अब एक सही बात उन्होंने राहुल गांधी जी ने कहा, प्लेटफॉर्म तो दुनिया के ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। पहले तो हमको यह समझना होगा
राजनीतिक अपरिपक्वता से नहीं चलती है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हम इकोनॉमी की, हम चुनाव की बात करना ही चाहिए। चुनाव में जो हालात और परिस्थिति हुई और जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को टाली जा रही है, महाराष्ट्र को टाला, बयानाट के चुनाव को टाला, कई विधानसभा के चुनाव को टाला जा रहा है। तो आपके अनुसार हो तो चुनाव हो, नहीं हो तो चुनाव नहीं हो। तो लगातार जिस तरीके से सभी संस्थाएं प्रभावित हो रही है और जो चुनाव हुआ है वो सही में फेयर नहीं हुआ है, तो उन्होंने जो बात कही तो बिल्कुल सही। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल के बीच हुए मतभेद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश के संवैधानिक प्रावधान के तहत महामहिम राज्यपाल राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं और राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री जनता के द्वारा चुने होते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच टकराव दुखद है। वहीं ममता बनर्जी के इस्तीफे को लेकर कहा है कि माननीय ममता बनर्जी खुद महिला मुख्यमंत्री हैं और जो घटना पश्चिम बंगाल में हुई, आपने उसे राजनीति का मुद्दा बना दिया है। सवालात वहां उभरे और जिस ढंग से मतभेद उभरा है वो लगता है कि मनभेद के रूप में हो रहा है, जो सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी अब महिला मुख्यमंत्री हैं। एक महिला के साथ जो घटना हुई और जिस ढंग से आपका राजनीतिक बयान आता रहा, आप रैली करते रहे, आप राय है कि रॉय है, ऐसे सवाल को भी उठाते रहे, यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आप राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री, आपसे उम्मीद राजनीतिक बयानबाजी से बेहतर उम्मीद लोग यह करते हैं कि जो अपराध जिसने किया उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई हो और कार्रवाई करने में अगुवा भूमिका में आप रहें, लेकिन आपने अपने आप को राजनीति में सीमित कर लिया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस और सहयोगी दल भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता में थी और आखिरकार समय आ गया है। संसदीय चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदल लिया। इससे पता चलता है कि उन्होंने हरियाणा में जो स्थिति पैदा की है वो ये भी साबित करती है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। जहाँ प्रचार चालू हो चुका है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, दोनों राज्यों के अंदर कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में 10 साल से भाजपा की सरकार है। ऐन मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को बदला, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है और जो माहौल पूरे हरियाणा में बना है उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि हम प्रचंड बहुमत, मुझे लगता है ऐतिहासिक बहुमत हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को देगी और एक बार वहां पर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस किसानों को न्याय दिलाने के लिए किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। जीतू पटवारी ने कहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब केंद्र में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाखों बार ये वादा किया कि वो किसानों की आय दोगुनी करेंगे और खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, लेकिन आज भी प्रदेश के किसान धान और गेहूं से सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी घटना हो रही है उसमें आरोपी जो भी हैं वो बीजेपी से हैं। इससे पहले भी दलित उत्पीड़न सहित कई आपराधिक घटनाओं में बीजेपी के लोगों के शामिल होने की बात साबित हुई है। 20 तारीख में आप बड़ा प्रदर्शन भी करने ऐसा है कि सोयाबीन को लेके, दलहन को लेके, मोटे अनाज को लेके देश के प्रधानमंत्री ने समय समय पे अलग अलग भाषण किए, विज्ञापन दिए। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, देश के कृषि मंत्री, इन्होंने 20 लाख बार ये बोला मैं कृषि को लाभ का धंधा बनाऊंगा, खेती को डबल इनकम करूंगा, डबल इंजन की सरकार किसानों का डबल लाभ पहुंचाएगी। यहाँ 3100 धान के वादा था, यहाँ 2900 गेहूं का वादा था, आज तक 9 महीने में पूरा नहीं किया। अभी सोयाबीन की 6000 की डिमांड है, इसलिए कि 6000 से नीचे सोयाबीन बिकेगी, पूरेगी नहीं किसान के बच्चों को। अब ये 4800 का झुंझुना दे रहे हैं। इस 3 साल में 3000 में किसानों ने जो सोयाबीन बेची, उसके लिए अगर फिर दोषी है तो शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, क्या उसका मुआवजा देंगे? और 4800 पर 90 का पहले से एमएसपी का दाम है, उससे नीचे बिकी, इसके लिए दोषी कौन है? 6000 की मांग किसान के बेटों की है और जब तक नहीं मिलेंगे आंदोलन जारी रहेगा। 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी और कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस के खिलाफ दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में शामिल नहीं होंगे। ये ऐलान खुद ट्रंप की तरफ से किया गया है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर दावा किया है कि उनको ये पता चल गया है कि इससे पहले हुई डिबेट में उन्होंने कमला हैरिस के खिलाफ साफ तौर पर जीत हासिल कर ली है। सर्वे ये साफ दिखा रहा है, इसलिए वो दूसरी डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे।
ट्रंप ने कहा कि जब एक पेशेवर मुक्केबाज हारता है तो वह कहता है कि वह फिर से मैच चाहता है। सर्वे में साफ दिखा रहे हैं कि मैंने कमला हैरिस से डिबेट जीत ली है, इसलिए वह किसी और डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कमला हैरिस को सिर्फ यह बात करनी चाहिए कि उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने क्या किया। ट्रंप ने कहा कि हैरिस सिर्फ ये सोचे कि 4 साल में उन्होंने क्या किया। इसी के साथ ट्रंप ने कहा कि अब कोई तीसरी डिबेट नहीं होगी, मैंने पहली डिबेट जीत ली है। बता दें कि 11 सितंबर को अमेरिका में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी, जिसमें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी बहस देखी गई थी। इस डिबेट में अबॉर्शन, इमिग्रेशन, माइग्रेंट, इकोनॉमिक जैसे मुद्दे खूब हावी रहे थे। कमला हैरिस और ट्रंप ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। इतना ही नहीं बल्कि डिबेट में कुत्ते बिल्लियों पर भी खूब चर्चा हुई। कमला हैरिस इस डिबेट में ट्रंप पर भारी पड़ती नजर आ रही थी। हैरिस ने ट्रंप पर तंज कसते हुए यहां तक कह दिया था कि रूस आपका दोस्त नहीं है, पुतिन आपको लंच में खा जाएंगे। अब ट्रंप का कहना है कि वह कमला हैरिस के खिलाफ दूसरी डिबेट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि पहली डिबेट वह जीत चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कमला हैरिस को ये नसीहत दे डाली कि उनको सिर्फ इस पर ध्यान देना चाहिए कि उपराष्ट्रपति रहते हुए उनको क्या करना चाहिए। ट्रंप भले ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर सर्वे कह रहे हैं कि ट्रंप परेशान हो गए हैं। कमला हैरिस ने जब उन पर निशाना साधा तो ट्रंप ने ज़्यादातर समय खुद को डिफेंड करने में बिता दिया। अमेरिका में चुनावी माहौल है। ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही उम्मीदवारों ने जीत के लिए पूरा दम लगा दिया है। सर्वे से पता चला है कि चुनाव से करीब 1.5 महीने पहले दोनों उम्मीदवारों के बीच मुकाबला कड़ा है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।